उसमें आप अपने डाउट्स क्वेरी पूछ लेना फॉर्म रिलेटेड, या फिर अपने डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ लेना। हाँ, और जिसका सर्टिफिकेट ऐसा हो कि जिसका सर्टिफिकेट बनने में अगर अभी मान लो 5-6 दिन या 7 दिन में सर्टिफिकेट बन रहा है, तो वो सर्टिफिकेट बनने के बाद फिर उसको फॉर्म भरना, क्योंकि आपकी लास्ट डेट तो अभी 2 वीक बाकी है लास्ट डेट में। अगर मान लो सर्टिफिकेट 1 वीक के अंदर बन जाता है, तो फिर आप सर्टिफिकेट के अलावा बाकी प्रोसेस कंप्लीट कर लेना, जो भी वो रजिस्ट्रेशन वगैरह, प्रोफाइल वगैरह में नाम वगैरह डालना, एटलीस्ट आधा फॉर्म फिलअप कर देना, फिर सर्टिफिकेट वाला पोर्शन रहने देना, फिर जैसे सर्टिफिकेट वाला आ जाए आपका, फिर उसको बचाओ पोर्शन को फिलअप कर देना। क्लियर है? हाँ, अब जिसको जो जो डाउट है पूछो फटाफट। सर ये डाउट था कि हाँ। अभी तक तो ऐसा होता था ना एप्लीकेशन फॉर्म में कि हमें ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर देना होता था, और जब काउंसलिंग होती थी तब उसे दिखाना पड़ता था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को, तो अब ऐसा नहीं है क्या? हाँ, अब शायद नंबर वगैरह भी मांग रहे, डेट भी मांग रहे, तो आप इस बार देख तो लें। अभी सर जैसे हम कोई भी वो बनाते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट, तो उसकी वैलिडिटी बस अप्रैल तक होती है जो अगले साल आएगा। तो हम जो दिखाएंगे वो तो अगले अगस्त या जुलाई में दिखाएंगे, तब तक तो ये वाला जो नंबर डालेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि पूरा नंबर ही चेंज हो जाता है हर ईयर। तो एक तरह देखो, से अभी तो आपके पास जो है आप वो अप्लाई कर दो, फिर हाँ। रिनोवेट के लिए डाल दो। जब क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी अप्लाई करोगे रिनोवेट वाला बाद में, अगर तो पुराना एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल रहता है। आप अप्लाई अच्छा। करके अभी फॉर्म भर दो, फिर रिनोवेट वाला जब आ जाए फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ जब हाँ। भी, तो वो वाला उस समय वो दोनों बता देना। अच्छा ठीक है, तो अभी पुराना वाला डाल दे जो पुराने वाले हाँ, का नंबर है। ज्यादा पुराना नहीं हो तो अभी पुराना वाला डाल दो, ठीक है, और फिर साइड ठीक बाय है। साइड नए का प्रोसेस में अप्लाई कर दो। ठीक है। हम्म। ओके। और सर जल्दी वो कुछ बाकी। जो कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो लास्ट स्टेप है ना बस फॉर्म भरने का, उसके बाद भी कुछ करना है? नहीं, अगर आपका पेमेंट सब कुछ हो चुका है और उनकी तरफ से आ गया कंफर्मेशन, तो बस उसके बाद कुछ नहीं होगा। ओके सर, हो गया फिर। और बाकी आप लोगों को एक शायद वीडियो भी भेजा गया था ग्रुप में, आप लोगों ने वो देखा था फॉर्म फिलिंग रिलेटेड? यस सर। यस सर। एक बार वो भी देख लेना, वो सर ने बनाया हुआ था वीडियो। और एक सेशन और हम रखेंगे अभी गुरुवार को, जिसमें सर्टिफिकेट से, अभी देखो सर, अभी पूरा सबमिट मत करना, गुरुवार तक और वेट कर लो, है ना? तो अगर आपसे सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो जो भी आपके माइन्यूट क्वेरीज हैं या फिर जो जो भी हैं, गुरुवार को एक सेशन होगा जिसमें सर्टिफिकेट रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तब तक इसके अलावा बचा हुआ पोर्शन तब तक कंप्लीट कर लेना। और जो ठीक है सर। जिनको भी सर्टिफिकेट रिलेटेड जो जो भी छोटे छोटे डाउट हैं, वो गुरुवार को एक सेशन रखेंगे, उसमें गुरुवार में और आप क्लियर कर लेना। आ रही बात समझ में? यस सर। सर सॉफ्ट कॉपी वगैरह तो अटैच नहीं करनी ना सर्टिफिकेट की? वो देख लेना ना फॉर्म में एक बार आप पूरा फिलअप करके क्या है क्या नहीं, अगर वो वहां ठीक पे है। मांग रहे हैं तो अटैच कर देना। क्लियर है? यस सर। हाँ, जो जो भी चीजें वो मांगेंगे सभी देना है। अच्छा, और इसके अलावा कोई किसी को क्वेरी तो नहीं है? बताओ जल्दी से, नहीं तो स्टार्ट करें लेक्चर। अच्छा, दूसरी चीज, आपको पता है कि असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं, आप बहुत सारे बच्चे अपने अपने मेंटरशिप ग्रुप में ऐड भी हुए हो, राइट? और वो सारी चीजें बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व भी हो रही है कि कुछ ही बच्चे असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, बाकी लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं। और देखो, ये असाइनमेंट जैसा अगर मैथ्स की बात करूं तो बनाने में भी बहुत सर्च करना पड़ता है, तब जाके इधर उधर से वो हाईली सिलेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप उसको सॉल्व नहीं करोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है बहुत ज्यादा। क्लियर है? आप इस चीज को लाइटली मत लो। जो भी आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं उनको टाइमली सॉल्व करो, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो जिन जिन बच्चों ने भी किया होगा ना, उसको बहुत फायदा मिल रहा होगा। जैसे अभी मैंने इस बार कंटिन्यूटी लास्ट वीक पूरा स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन दिया था। तो जिन जिन बच्चों ने भी उसको अटेम्प्ट किया होगा, उसका पूरा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, है ना? और जिसमें कोनिक सेक्शन के तो मैंने सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किए थे, इनके छुट्टियों में अगर आपको डाउट आता तो आप सॉल्यूशन से भी देख सकते थे। तो वो एक बहुत अच्छा चांस था गोल्डन आपके पास, कि अगर आप उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेते तो आपका जेई के 3 से 4 क्वेश्चन का पैकेज पूरा कंप्लीट हो रहा था उस एक वीक के असाइनमेंट से। इस वीक वाले असाइनमेंट में मैंने दिया लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। अब ये पूरा यूनिट मिला के कम से कम 5 क्वेश्चन कवर कर रहा है। और अगेन इसका भी बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन दिया है, आंसर की दी है, और आखिरी के जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसका सॉल्यूशन भी दिया, मैंने वहां पे सब कुछ मेंशन कर रखा है। अगर आप अटेम्प्ट करोगे, उसके डाउट क्लियर करोगे, तो ही आपका फायदा होगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो ठीक है सबको मिल रहा है, क्या कुछ फायदा नहीं है, वो नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं उस चीज का। आपको टाइमली मैनेज करनी होगी चीजें। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े असाइनमेंट मिल रहे हैं, किसी किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 9 क्वेश्चन, किसी में 7 क्वेश्चन, किसी में 12 क्वेश्चन। मैक्सिमम चीजें आपकी 1 घंटे से अंदर कंप्लीट होने वाली।
तो आप तीनों सब्जेक्ट के लिए अगर 1.5 घंटा भी देते हो, 1.5 से 2 घंटा, तो आपके तीनों असाइनमेंट उस डे के कंप्लीट हो जाएंगे। देखो इस वीक और ऑब्जर्व किया जाएगा, नेक्स्ट और जिसके असाइनमेंट आएंगे उन्हीं को उस ग्रुप में रखा जाएगा, और आगे मेंटरशिप के लिए एक एक सेशन, एक एक डाउट पर्सनल, कोई अगर मान लो कोई टॉपिक में डाउट होगा तो उसके सेशन लगाए जाएंगे, लेकिन उन्हीं बच्चों को उस ग्रुप में मैं रखूंगा जो बच्चे असाइनमेंट करेंगे, और बाकी को सब जनरल ग्रुप में आ जाएंगे। और फिर वापस से नई शीट बनेगी जिसमें जिसका एक्सेस सिर्फ उन्हीं बच्चों को होगा जो असाइनमेंट कर रहे हैं। जो असाइनमेंट नहीं अटेम्प्ट कर रहे, ना सबमिट कर रहे, उनका उस ग्रुप में भी कोई काम नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी ये जर्नी बहुत लॉन्ग है। ठीक है, अभी पूरा नवंबर का महीना बाकी है, दिसंबर का महीना बाकी, नवंबर दिसंबर, अभी नवंबर 15 के बाद आपकी 11 के रिवीजन सेशन चालूंगा, मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा। क्रैश कोर्स में भी उन्हीं बच्चों को एडमिट करूंगा जो असाइनमेंट टाइमली सबमिट कर रहे हैं। तो क्रैश कोर्स चलेगा, उसमें पूरा 11 का रिवीजन होगा, 12 के बाकी सारे टॉपिक का रिवीजन होगा। फिर जनवरी अटेम्प्ट में आपको फुल सिलेबस पेपर, दिसंबर मिड से फुल सिलेबस पेपर चालू हो जाएंगे, उसका प्रॉपर डिस्कशन, ताकि 10 जनवरी 15 जनवरी तक आपको पूरा इस तरह से करा देंगे ताकि आपको हर एक चीज, हर एक फॉर्मूला एकदम रटा जाए, ताकि आपका जनवरी अटेम्प्ट इतना अच्छा चला जाए कि सबके लगभग सबके 95% क्रॉस करनी चाहिए, चाहे कट ऑफ फिर कितना भी कर। जैसे ही आपका जनवरी अटेम्प्ट कंप्लीट होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर आपको बोर्ड्स के लिए हम थोड़ी तैयारी कराएंगे। बोर्ड्स का आपका तैयारी हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट के वापस से 10 दिन का क्रैश कोर्स फिर से लॉन्च होगा। अप्रैल अटेम्प्ट देने के बाद फिर आपकी 50 दिन का एडवांस का क्रैश कोर्स चलेगा। एडवांस का होने के बाद फिर हम आपके कॉलेज काउंसलिंग में हेल्प करेंगे, जिसमें आपको कौन सा कॉलेज भरना है, कौन सी ब्रांच भरना है, एक एक बारीक बारीक चीज आपको हेल्प कराई जाएगी। ठीक है, अगर आपको हेल्प लगेगी तो हम इंडिविजुअली कॉल पे डिस्कस करें, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये सारा सपोर्ट उन्हीं को दिया जा सकता है जो टाइमली जो असाइनमेंट मिल रहे हैं उनको सॉल्व करें, टेस्ट को अटेम्प्ट करें, टाइमली क्लासेस अटेंड करें, इन्हीं सब चीजों। ये सब चीजें बहुत ट्रैक होती है माइन्यूटली। आपको देखा भी होगा कि बहुत सारे सर, स्टूडेंट, जो आपके मैनेजर हैं, सर हैं, और जो बाकी लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं कि भाई कौन असाइनमेंट सबमिट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और इसकी टैगिंग भी हो रही है। इसलिए इन सब चीजों को सीरियसली लो, और ये आप लोगों के लिए ही है, राइट। ये जो असाइनमेंट का करा, फिर ये जो डाउट डिस्कशन सेशन 5:30 से 6 कराया, ये भी मैंने जानबूझ के कराया ताकि आपके रिवीजन हो जाए, डाउट डिस्कशन सेशन चले। अदरवाइज पहले क्या होता था, किन्हीं किन्हीं बच्चों का स्लॉट 5:30 बजे होता था, किन्हीं का रात को चल रहा है, तो वो एक स्लॉट सही नहीं चल रहा था, तो इसलिए एक स्लॉट ऐसा कर दिया जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर लो, जिसमें रिवीजन हो जाए, और आपके लिए असाइनमेंट बनाना चालू कर दिए, राइट। तो ये सारी चीजें प्लान होगी, इसलिए ही चल रही ताकि आपको बेस्ट चीजें मिले। ठीक है, जितना टीचर आपको हेल्प कर सकता है उतनी आपको हेल्प करे। आप देख भी रहोगे, आपको कॉलिंग भी आ रही है, आपसे बात करी जा रही है, मेंटरशिप सेशन चल रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आपको कांटेक्ट किया जा रहा था कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आपसे कांटेक्ट किया जाए। मतलब बहुत एफर्ट दिया जा रहा है हर तरफ से, राइट। टीचर्स एफर्ट ले रहे हैं, मैनेजमेंट एफर्ट ले रहा है, टीचर्स के पास बैंडविड्थ नहीं है, फिर भी आप लोगों को कॉलिंग कर करके आपसे मेंटरशिप सेशन लिए जाते हैं। लेकिन देखो हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम ये सब कर रहे हैं उसके बाद अगर आप असाइनमेंट या होमवर्क नहीं करते हो, फिर आपका टेस्ट में आप परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पाते हो, तो फिर थोड़ा दुख होता है कि जिनके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, रिमोटली इतना दूर रह के, ठीक है, वो ही अगर आप लोग अगर इसका आउटपुट नहीं दोगे तो फिर इन लोगों सारी मेहनत पानी में चल जाएगी। और लिटरली बता रहा हूँ, इतनी मेहनत कोई प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कोचिंग में भी नहीं होती जितना यहाँ पे हो रहा है। वहां पे होता है भाई ऑफलाइन क्लास ले ली, जाओ क्लास करो, अटेंड, घर आ जाओ। उनको उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं आप घर पे होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उनका फीस आ जाती है, वो उसके बाद देखते भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम आपके पीछे पड़े हुए, भाई होमवर्क करो, होमवर्क भेजो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही तो कॉल करो, पूरी टीम लगी हुई है। हर बच्चे का ट्रैकिंग हो रहा है, उसका पिछला टेस्ट परफॉर्मेंस क्या था, आगे क्या टेस्ट परफॉर्मेंस आ रहा है, कैसे इसको इंप्रूव करा जाए। हम दिन रात यही बातें करते रहते हैं। मोहित सर हो गए, मोहित सर मुझे कॉल करते, सर इस बच्चे का ये दिक्कत आ रहा है, वो दिक्कत आ रहा है। कभी पंकज सर कॉल, मतलब आपके जो भी स्टूडेंट मैनेजर है, आपके जो भी मेंटर है, हम टीचर्स का आपस में ये डिस्कशन होता रहता है कि इस बच्चे को और कैसे इंप्रूव किया जाए, राइट। तो अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, आप लोग नजर में आओगे कि हाँ यार ये बच्चा टाइमली असाइनमेंट सबमिट कर रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो एडिशनल सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा, बहुत अच्छा एडिशनल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, हर चीज में आपको चाहे कुछ भी रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, आगे जाके मान लो आपको फाइनेंशियल भी हेल्प चाहिए होगी, अगर आप रेगुलर हो या असाइनमेंट साइड करो तो फाइनेंशियल आपकी कॉलेज फीस में भी हेल्प की जाएगी स्कॉलरशिप के थ्रू। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ का काम ईमानदारी से करने हो। और ये सब किस लिए, कि ताकि आपकी अच्छी रैंक आ जाए, आप IIT में चले जाओ। ठीक है, देखो IIT का सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है, आप भी जानते हो, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, तब जाके IIT NIT में अच्छी सीट मिलती है। इसलिए आपको अपना दिन रात एक करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। दिवाली हो गई है, अब कोई फेस्टिवल नहीं है। ठीक है, नवंबर का आपका महीना है, दिसंबर का महीना, बीच में आपके हो सकता है स्कूल की प्री बोर्ड वगैरह आ जाए, थोड़ा टाइम वहां पे चला जाएगा। इसलिए जितना भी समय है खुद की हेल्थ का ध्यान रखो, और
जैसे जैसे दो चीजें मैनेज करनी है, एक तो असाइनमेंट आपको साइड बाय साइड करना होगा, करंट जो टॉपिक चल रहे हैं उनको भी रिवाइज करके उसका भी काम करना पड़ेगा, और आगे आने वाले मेजर टेस्ट है वो तो चलो असाइनमेंट में आपकी इसकी प्रैक्टिस हो रही है, तो मेजर टेस्ट की तैयारी भी करनी होगी, और इसके साथ साथ स्कूल का थोड़ा बहुत काम भी मैनेज। स्कूल को एकदम अभी लो प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है, थोड़ा बहुत जुगाड़ करके जैसे तैसे करके उसको करके निपटा लेना, या फिर कभी बीच में 1-2 दिन छुट्टी भी मारनी पड़े तो छुट्टी मार के यहाँ का काम प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि आपको पता है रैंक यही देगा आपको, ये वाला ही काम, ठीक है। और देखो इस बोर्ड्स की तैयारी अपने आप हो रही है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे अपना वेक्टर 3D कंप्लीट होगा, सारी आप असाइनमेंट करोगे, मॉड्यूल सॉल्व करोगे, उसके बाद बोर्ड्स के आपके सारे क्वेश्चन होंगे। आ रही बात समझ में? अच्छा, आप इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेना, इंटीग्रेशन देख लेना, 80% क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ? जितना हम Yes, क्लास में sir. तैयारी कर रहे हैं, जिस लेवल की अपन तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स अपने आप उसमें कवर हो रहा है। तो बोर्ड्स के लिए, स्कूल के लिए ज्यादा मेंटली प्रेशर मत लो, आपको कोशिश करना है कि जितना भी कैसे भी करके मैं अपने असाइनमेंट करूं, मॉड्यूल टाइमली सॉल्व करूं, डेली के जो लेक्चर चल रहे हैं उनको रिवाइज करूं डेली बेसिस पे। जैसे मान लो अभी मैंने वेक्टर कंप्लीट करा दिया है, तो वेक्टर के 5-5 क्वेश्चन, भले अगर टाइम कम मिल रहा है तो एटलीस्ट 5-5 क्वेश्चन डेली बेसिस पे मॉड्यूल के करूं 15 मिनट निकाल के, एटलीस्ट मेरा रिवाइज होता जाए। आज 3D कर लेंगे तो इस वीक तक वेक्टर 3D कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अभी देखो मेजर टेस्ट में वेक्टर 3D नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी 2-2 4-4 क्वेश्चन करते रहो ताकि टच में रहे, जैसे फिर मेजर टेस्ट कंप्लीट हो फिर अगले वीक से वेक्टर 3D के पीछे लग जाना, क्योंकि फिर उसके अगले संडे आपका वेक्टर 3D का टेस्ट हो जाएगा, राइट? ठीक है, Yes, sir. तो अभी बस रिवाइज करते रहो, डेली बेसिस पे जितना मैं करा रहा हूँ उसको करो। लेकिन अभी आपका जो मेजर टेस्ट है, अभी भी आज मंगलवार हुआ है, बुध गुरु शुक्र शनि 4 दिन और बचे। इन 4 दिन में कैसे भी करके जो जो भी मेजर टेस्ट का सिलेबस है उसको एकदम देख लो कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कैसे कैसे मुझे करना है। कुछ कुछ तो असाइनमेंट के थ्रू आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और कुछ कुछ चीजें आपको खुद के बेसिस पे करनी होगी। यस सर। ठीक है, जैसे अगर मान लो 11 का रिवीजन करना है तो उसके लिए क्या चीजें चाहिएगी, कुछ अगर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो तो ग्रुप में डायरेक्ट पोस्ट करो। अब आपको वहां से मैसेज भी कर सकते हो उस ग्रुप में, आपको कोई भी ग्रुप में, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कोई भी ग्रुप में आपको लग रहा, आप जिस भी ग्रुप में हो, आपको जिस भी सब्जेक्ट का सपोर्ट चाहिए, आपको चाहिए कि सर इसके मुझे शॉर्ट नोट चाहिए, भेज दो, इस चैप्टर के शॉर्ट नोट भेज दो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप मेरे ग्रुप कहीं पे भी डाल देना, मैं सारे ग्रुप में एडेड हूँ। ठीक है, वहां पे आप मैसेज पोस्ट कर देना कि सर इस चैप्टर के, इस फिजिक्स के इस चैप्टर के, केमिस्ट्री के इस चैप्टर के मुझे शॉर्ट नोट की रिक्वायरमेंट है, या फिर वन शॉट वीडियो टाइप चाहिए, या फिर इसका मुझे सर थोड़े नोट्स भेज दो, इसकी मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज दो, इस टॉपिक, इस चैप्टर के इस टॉपिक के मुझे थोड़े क्वेश्चन चाहिए, 2024 के मुझे इस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, वहां पोस्ट करो। ठीक है, टीचर ढूंढेगा हेल्प, मतलब कहीं ना कहीं से आपको जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से आपको दे देगा। मतलब किसी चीज के लिए ना नहीं है, लेकिन वो सब आपको एफर्ट डाल, आपको रिक्वायरमेंट कब आएगी, जब आप लोग मेहनत करोगे, नहीं तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी। ठीक है, जैसे दीपांशी अपना सारा असाइनमेंट सबमिट करती है, डाउट डिस्कशन ग्रुप में उसके डाउट्स भी पूछ रही है और क्लियर भी कर रही है, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, राइट? और हाँ, अपने आप को कमजोर मत समझना कभी भी। अब कभी कभी आपको लगता हो कि यार मैं क्लास में बाकी बच्चे तो आंसर दे पा रहे, मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, तो क्या पता मेरा होगा या नहीं होगा। उस बच्चे का होगा जो निरंतर मेहनत कर रहा है। ये बात मैंने देखी लास्ट ईयर, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, 1-2 बच्चे हैं अभी भी उनका सिलेक्शन NIT वगैरह में चले गए, वो लिटरली बहुत वीक थे स्टार्टिंग में क्लास में, मतलब उनसे आंसर आता नहीं था, बहुत बेसिक फंडामेंटल डाउट पूछते थे, एक चीज को मान लो मैं 2 बार समझा देता तो फिर भी पूछते सर नहीं आया समझ में, थोड़े वीक थे। लेकिन उनकी एक चीज अच्छी क्या थी, कभी क्लास मिस नहीं करना, जो काम दिया मतलब करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रात की 12 बजे 1 बजे, उस दिन का काम उसी दिन कंप्लीट करना है। एक बच्चा था, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन किसी दिन उसको क्लास में आपको बुलाऊंगा ताकि आपसे वो बात करेगा। ठीक है, वो बच्चा ऐसा था, स्टार्टिंग में बहुत वीक था और उसके टेस्ट में नंबर भी बहुत कम आते थे, बहुत बहुत चीजें, मतलब ये जो प्रोग्राम चल रहा है बच्चों, इसमें लास्ट 3 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, जिसमें आप जैसे ही गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आते हैं और उनको हम तैयारी करो, लिटरली बता रहा हूँ, रिजल्ट आया है, बच्चा IIT में भी गए, NIT में भी गए, इसी प्रोग्राम से, इसी सब मेथड से। लेकिन उसमें उनका खुद का योगदान बहुत ज्यादा था, कोचिंग ने अपनी तरफ से हेल्प करी, हमने तो लास्ट ईयर से और ज्यादा इस बार स्ट्रिक्ट चीजें करी, इस बार और ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है सब बच्चों को, लास्ट ईयर इतना सपोर्ट मिलता भी नहीं था जितना इस बार आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन उन बच्चों का ये था कि जो होमवर्क मिल रहा है उसका उसी दिन कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रात के, अगर मैंने बोला कि भाई आज का आपका ये असाइनमेंट है, डेली लेक्चर का ये टास्क है, वो उसी दिन कंप्लीट करेंगे। ये उनमें कंसिस्टेंसी थी, ये ईमानदारी थी, और उन्होंने पूरे आखिरी दम तक उसको कोशिश करा और अल्टीमेटली उनका रिजल्ट आया। वो उनको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था, उसको खुद को लग रहा था सर मैं नहीं ला पाऊंगा, उसको अंदर बैठ गया था उससे, क्या मेरे से होते तो नहीं चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से मेरा होगा। लेकिन मैंने उसको इतना ही कहा था कि तू बस क्लास अटेंड कर और जो मैं दे रहा हूँ बस उनको अटेम्प्ट कर। और हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट मैंने उसको बताई थी कि जो टेस्ट पेपर अवंती में हो रहे हैं, पेपर में मान लो पूरे 90 क्वेश्चन में तेरे से मान लो 15 क्वेश्चन ही हो, कोई बात नहीं,
15 क्वेश्चन करने के बाद जो बचे हुए 85 या 75 क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन देख के समझ। वो इतना ही करता था। उससे टेस्ट में 15-20 क्वेश्चन ही हो पाते थे, लेकिन वो बचे हुए फिर 60-70 क्वेश्चन जो रह गए उनका सॉल्यूशन देख देख के समझ लेता था। इतना करते 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 उसका 97 परसेंटाइल आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में और उसने इंप्रूव किया और NIT में उसको बच्चे का हो गया। ठीक है, किसी अभी देखो वो NIT में है, किसी दिन उससे बात करके फ्री होके एक दिन उसको क्लास में भी लूंगा मैं, ताकि आपसे वो बात करेगा। किसी दिन अगर मान लो आपके ऑफलाइन इंटरेक्शन अभी होगा टेस्ट में, तो हम कोशिश करेंगे उसको वहां बुलाने की, ताकि आप वहां पे उससे बात कर सको। लास्ट टाइम भी बुलाया था, याद है कुछ बच्चों को? आप लोग आए थे शायद स्टार्टिंग में जब आपका ओरिएंटेशन, यस सर। तो उनमें कुछ बच्चों को बुलाया था जो जिनका Yes, IIT sir. वगैरह में हो गया था, जिनका किसी के मेडिकल में हो गया था, तो उन बच्चों को बुलाया था, आपसे बात करवाई थी। Yes, sir. ठीक है, तो वो भी बच्चों आप में से ही निकले, वो भी बच्चों आप में से ही निकले कि वो उन्होंने भी ऐसे स्कूल जाना, ऐसे दिन रात स्कूल के प्रोजेक्ट करना, ये करना, फिर शाम को अवंती की क्लासेस अटेंड करना। और पहले तो पता है आपको, कभी कभी एक ही क्लास 6 आवर का प्रोग्राम चलता था, तो इसमें दिन में सिर्फ एक ही क्लास होती थी, तो भी उसमें से भी रिजल्ट निकले। अभी तो आपकी दिन में 2-2 क्लासेस हो रही है, मेंटरशिप सेशन चल रहे हैं, डाउट डिस्कशन सेशन चल रहे हैं। तो मतलब लास्ट ईयर से, हर साल में, पिछले साल से इस बार में और इम्प्रूवमेंट है। तो आप लोग भी कोशिश करना, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। ठीक है, अच्छा एक चीज, डाउट डिस्कशन ग्रुप में हो सकता है थोड़ा मैं अभी इनएक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे 2-3 बार टैग करो। ठीक है, तो मैं 2-3 बार टैग करोगे, मैं अपना मैं इसका सॉल्यूशन भेजूंगा। पहले तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करके सॉल्व करके दे दो। इनकेस मैंने बोल भी रखा है, किसी का अगर मान लो डाउट रह जाता है, कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप मुझे 2 बार टैग करो कि सर ये डाउट मेरा सॉल्व नहीं हो पाया, प्लीज सॉल्व कर दो। तो मैं अगर दिखिएगा मुझे कि हाँ कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। क्लियर है? आधी बात समझ Yes, में? sir. ठीक है। Yes, पर्सनल sir. मैसेज हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा ये नंबर पिछले 4 सालों से बहुत लोगों के पास चला गया, तो मतलब मैसेज बहुत सारे आ जाते हैं, तो मैं पर्सनल मैसेज नहीं देख पाता हूँ। लेकिन हाँ, आप ग्रुप पे डालोगे, ग्रुप पे टैग करोगे, तो मैं उसको कोशिश करूंगा टाइमली रिप्लाई करके सॉल्व करूँ। ठीक है, चलो। इसके अलावा मेहनत करो, कोई भी सपोर्ट चाहिए, आपकी स्टूडेंट मैनेजर से बात करो, मुझसे बात करो, या फिर किसी से बात करो, सब आपको सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट मांगो, मैं देख रहा हूँ भाई एक भी तो असाइनमेंट आपने सबमिट नहीं किया, कभी आप क्लासेस अटेंड नहीं करते हो, फिर सपोर्ट भी चाहिए, तो फिर वैसा नहीं। अगर हाँ आप ईमानदारी से असाइनमेंट कर रहे हो, सारा काम कर रहे हो ईमानदारी से, फिर अगर सपोर्ट मांगोगे तो फिर हेल्प करने में मजा आएगा। लेकिन आप ही अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। तो मैंने आपको ग्रुप में भी कहा था, इस वीक का और मैं टाइम दे रहा हूँ, जिन जिन ने भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है वो आप, चलो अगर आप पुराने नहीं कर पाओ, कोशिश करना कि मंडे और ट्यूसडे दोनों का हो जाए, लेकिन नहीं कर पाओ एटलीस्ट ट्यूसडे वेडनेसडे अगले दिन का स्टार्ट करके ये वीक का खत्म कर देना। क्योंकि आप अगर असाइनमेंट करोगे तो आपके मेजर टेस्ट की भी प्रिपरेशन होगी और अल्टीमेटली जेई की प्रिपरेशन हो रही है। समझ में आ रहा है? और देखो मैंने आपको बोला है, आपको Yes, ऐसा sir. नहीं कि वो सजा सजा के Yes, sir. डिटेल में लिखना है, आपको सिर्फ उतना अटेम्प्ट करना जो आपसे हो रहा है, जो आपसे नहीं हो रहा है वो आप छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट वो तो क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपसे हो पाएंगे, है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। हो गया, बहुत ज्ञान दे दिया, पढ़ लेते हैं। चलो करें स्टार्ट। Yes, Yes, sir. sir. करो Yes, ठीक। sir. पिछली क्लास में हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लिया था, है ना? यस सर। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी। ए डॉट बी बताओ फॉर्मूला जल्दी से बोलो। ए बी cos थीटा। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए Magnitude of A, मैग्नीट्यूड ऑफ बी magnitude कॉस of ऑफ B, थीटा। cos theta. थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में एंगल, और एंगल कैसे मेजर करते हैं? दोनों टेल के बीच वाला एंगल, है ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या देखा था? Projection. ये क्या देता है? प्रोजेक्शन। अगर मैं ये बात Projection. करता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए का बी पे प्रोजेक्शन, तो इसका फॉर्मूला बता दो जल्दी से क्या होगा? A vector dot B vector upon में B vector. अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, है ना? Yes, sir. याद Yes, रखना, sir. जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ऐसे याद करवाया था मैंने, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। इसके अलावा इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी थी, ए डॉट बी करो बी डॉट ए करो, बात सेम ही है। और एक चीज और बताई थी इसमें इंपॉर्टेंट, कि अगर मान लो ए वेक्टर, ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप क्या बोलोगे, क्या रिलेशन आता है? A vector dot B vector equal to 0. हाँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये भी आपको आता है। और कभी भी मैंने ये भी चीज बताई थी, कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है
तो हमेशा ये डॉट प्रोडक्ट वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला बता दो। A vector AB combined Magnitude of A, magnitude vector, of B B, vector, sin theta into n vector. sin theta. theta ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या है? एन कैप। n cap n cap. और ये डायरेक्शन कैसी होती है? इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। Yes sir. Yes. इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ए और बी जिस प्लेन में होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। हाँ है ना? जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए और बी जिस प्लेन में है इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो आपका एन कैप होगा। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। Yes राइट sir. हैंड की तरफ बी की तरफ रोटेट करेंगे तो थंब की डायरेक्शन होती है, वो आपका एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी ऐसे रोटेट करोगे तो थंब कहाँ पे आएगा? ऊपर की तरफ, तो ये एन कैप की डायरेक्शन होगी। हाँ है ना? Yes sir. Yes, sir. एन कैप Yes, मतलब आपका ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन, मतलब ए क्रॉस बी जो इसका ये जो ए क्रॉस बी करके जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि दोनों ए और बी दोनों से क्या होगा? परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखना, ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना, खैर मैं वो 3D में पढ़ाता हूँ लेकिन अभी बता देता हूँ आपको। मैंने स्टार्टिंग में जब वेक्टर पढ़ा रहा था आपको मैंने एक चीज बोली थी, कोई भी दो वेक्टर को हम फ्रीली पैरेलली कहीं पे भी ले जा सकते हैं। है ना? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. अब जैसे मान लो इस बी वेक्टर को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया कहीं पे भी पैरेलली, ठीक है? तो दो वेक्टर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा प्लेन में ही लाई करेंगे, है ना? वो चाहे प्लेन कैसा भी, दो वेक्टर Yes, हमेशा sir. किसके होते हैं? Yes कोप्लेनर। sir. तो टू वेक्टर Yes sir. आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा कैसे होंगे? कोप्लेनर, क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं एक पेज में हमेशा लेके आ सकते हो। तो टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। तीन वेक्टर जरूरी नहीं हो, लेकिन दो वेक्टर तो हमेशा क्या होंगे? कोप्लेनर ही रहेंगे। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में दो वेक्टर की कोप्लेनरिटी के बारे में कभी नहीं पूछेगा, हमेशा तीन वेक्टर की कोप्लेनरिटी के बारे में, क्योंकि दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। दो वेक्टर के बारे में अगर उसको कुछ पूछना है तो वो कोलिनियरिटी के बारे में पूछेगा। है ना? Yes sir. ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि अगर मान लो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो या तो अगर वो दो नॉन जीरो वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। है ना? ठीक है? Yes, sir. वहीं पे अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर मान लो ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे नल वेक्टर आ रहा है, वो मान लो ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है, ए और बी क्या है? नॉन जीरो वेक्टर है, लेकिन उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे नल वेक्टर आ रहा है, तो ये जीरो वेक्टर कब आएगा? कब जीरो आएगा? When theta is 0. हाँ, जब साइन थीटा Yes. 0। है ना? क्योंकि देखो मान लो अगर ये जीरो नहीं है, ये Yes, जीरो sir. नहीं है, फिर भी अगर आंसर 0 आ रहा है, जीरो कब बनेगा? जब साइन थीटा 0 आ रहा होगा तभी तो ये 0 बनेगा। है ना? Yes, Yes sir. sir. अगर मान लो दो ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो 0 आ रहा है, इसका मतलब एक कारण क्या हो सकता है? साइन थीटा 0। और साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है? कौन से एंगल? 0. Zero पे Cross. और 180 पे. Sorry. जीरो पे और एक Pi. और पाई पे। Pi. Pi. 0 और पाई दोनों पे 0 होता है ना? Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. मतलब Yes, ए और sir. बी के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो रहा होगा, मतलब दोनों पैरेलल होंगे, या फिर दोनों एंटी पैरेलल अपोजिट साइड। Anti-parallel. Anti-parallel. है ना? Yes sir. या तो एंगल 0 का, या Yes, तो sir. मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे? Yes sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो कोलिनियरिटी के लिए एक और तरीका समझ में आ गया कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0. 0. 0. 0. क्रॉस प्रोडक्ट क्या सर होगा? एक बार 0। स्लाइड दो। क्लियर है? Sin हाँ 0. हाँ, सॉरी गलती से स्लाइड चेंज हो गई थी। एक मिनट बच्चों। हाँ देखो, वापिस समझा रहा हूं मैं। यहां तक समझना आया? ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, और ये प्रोजेक्शन बताता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये क्लियर हो गया था? जल्दी बोलो। Yes, Yes sir. sir. Yes, Yes sir. के बाद क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने क्या पढ़ा है? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में होगा? ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। Yes, sir. ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर ए क्रॉस बी 0 के बराबर है तो मतलब ए और बी वेक्टर कैसे होंगे? कोलिनियर वेक्टर होंगे। ए Collinear. और बी कोलिनियर होंगे। अब उल्टा भी बोल सकते हो, अगर ए और बी कोलिनियर है इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा? 0 होगा। 0. Yes क्लियर है? sir. तो देखो Yes, कोलिनियरिटी को चेक करने का एक और तरीका मिल गया। एक तरीका मैंने पहले क्या बताया था? अगर ए और बी कोलिनियर है तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। है ना? Yes, sir. Yes, Yes, याद sir. आ रहा है? कुछ भूल गए? Yes, sir. है ना? अगर ए और बी वेक्टर कोलिनियर है तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर,
और इसके अलावा अभी मैंने क्या बताया, अगर ए और बी कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। जीरो क्लियर? यस सर Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। Yes, sir. चलो, ये हो गया, कोलिनियरिटी का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी भी मैंने बता दी थी आपको। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या था? ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मैग्नीट्यूड, Area of parallelogram. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, ए और बी वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनता है, ए और बी वेक्टर की वजह से जो पैरेललोग्राम बनता है, उसका जो एरिया, वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है? और इसका अगर मैं Yes, हाफ sir. कर दूं तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए थे, डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का भी बताया था, अगर डायगोनल वेक्टर दिए हो तो हाफ मैग्नीट्यूड d1 क्रॉस d2 है ना। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. इन सब चीजों का ध्यान रखना थोड़ा। अब थोड़ा सा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी दो तरह के, अच्छा ये सिलेबस से तो खैर डिलीट हो गया, लेकिन इसकी कुछ एप्लीकेशन हमको क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगी, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वो 3D से उसका क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इसको यूज करते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका बस फंडामेंटल पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, ठीक। अब सुनना अच्छे से। सबसे पहले मैं बता रहा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर, आप चाहो तो साइड बाय साइड लिखते भी रहना आप, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा मैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 वेक्टर का प्रोडक्ट करना है, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट करना है इस तरह से ताकि आंसर क्या है, स्केलर आए, ताकि आंसर क्या है, स्केलर आए। क्लियर है? यस मान लो मैं सर 3 वेक्टर लिख Yes, देता हूँ, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब इन 3 वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई करो ताकि आंसर आपका स्केलर आए। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है, एक किसी दो को क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, उससे जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का बच्चे हुए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि फाइनली डॉट प्रोडक्ट का आंसर तो क्या आएगा, स्केलर ही आएगा, है ना। यस सर इस एक नाम क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट नाम से। इसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स बना के ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। आपको कहीं पे ये दिख रहा हो, इसका मतलब ये इसके बराबर है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको निकालने का तरीका डिटरमिनेंट की मदद से आप निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए वेक्टर के कोफिशिएंट a1 a2 a3, बी वेक्टर के कोफिशिएंट b1 b2 b3 और सी वेक्टर के कोफिशिएंट c1 c2 c3, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी abc। यहाँ पे a1 a2 a3 क्या है, i कैप j कैप और k कैप के कोफिशिएंट ए वेक्टर के, ये बी वेक्टर के, ये सी वेक्टर के कोफिशिएंट, उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब सिंस ये डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट में जो प्रॉपर्टी हमने वहां पे सीखी थी वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। अब देखो डिटरमिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी देखी थी, Yes, sir. कि अगर किसी डिटरमिनेंट की 2 रो इक्वल है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर किसी डिटरमिनेंट की अगर 2 रो आइडेंटिकल है या फिर 2 रो प्रोपोर्शनल है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती थी। याद आ रहा है? यस सर Yes, यहाँ sir. पे भी यही बात है कि Yes, अगर sir. इस बॉक्स प्रोडक्ट में कोई 2 वेक्टर कोलिनियर हो जाए, कोई 2 वेक्टर कोलिनियर हो जाए या फिर इक्वल हो जाए, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, Zero. 0। उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। यहाँ पे अगर मान लो कोई एक वेक्टर मैंने सेम कर दिया ए और बी में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? यस तो सर कोई अगर 2 वेक्टर 0 हो जाए तो आंसर 0 आ जाएगा। एक चीज ये। अच्छा, इससे एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि अगर मान लो ये जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है, ये तीनों की तीनों एक सिंगल प्लेन में लाई करें। मान लो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर ये रहा। मैंने कोई भी 3 रैंडम वेक्टर बनाए ना अपनी, मतलब ये कोई पैरेलल वगैरह नहीं, कोई भी रैंडम 3 वेक्टर बना दिए, वो मान लो तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, 3 अलग अलग वेक्टर है, तीनों की तीनों मान लो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब जब मैं ए क्रॉस बी डॉट सी निकालूंगा तो बताओ क्या आएगा। दूसरा माइक कौन है? सोच समझ के बताओ। अगर तीनों के तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई करेंगे, 0 हाँ, अगर 0 आएगा कारण समझाओ क्यों 0 आएगा। सर 2 का जो रिजल्टेंट आएगा वो तीसरे के परपेंडिकुलर होगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो सुनो ध्यान से, आप जो ए क्रॉस बी करोगे बच्चों,
ये ए क्रॉस बी से एक वेक्टर आएगा कोई ना कोई, Yes, sir. वो वेक्टर कैसा होगा? Perpendicular to A or B. परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, मतलब ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब यही तो सिखाया Yes, था। sir. क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जो कि ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अब उस परपेंडिकुलर का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, अब इसका और इसके बीच में एंगल क्या है? परपेंडिकुलर, तो इनका इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0. Zero. है ना? Zero. तो यहां से देखो बहुत अच्छा रिलेशन आ गया और ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में। इफ 3 लिखते जाओ, इफ 3 नॉन जीरो वेक्टर्स आर कोप्लेनर then their box product is 0। उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। और ये वाइस वर्सा भी है कि अगर आपको चेक करना है, क्वेश्चन में बोलेंगे कि चेक वेदर द 3 वेक्टर आर कोप्लेनर और नॉट, मतलब कोप्लेनर मतलब वो तीनों के तीनों सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको ये चेक करना है कि 3 वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं है, तो आप क्या करो, उनका बॉक्स प्रोडक्ट निकालो। बॉक्स प्रोडक्ट निकालने का तरीका बताया डिटरमिनेंट से। उनका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल के देखो, अगर वो 0 के बराबर आ रहा है मतलब वो तीनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे? कोप्लेनर। एक वेरायटी ये आ सकती है, एक वेरायटी क्या आ सकती है, आपको बोल देंगे अगर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कोई ना कोई कांस्टेंट पूछ लेंगे। तो आप क्या करना, बॉक्स प्रोडक्ट 0 के अलावा 0 से इक्वेट कर देना। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना भी बहुत आसान है। सिंपल डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे आंसर आ जाएगा। और ये सिर्फ डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो ये लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। उनका बॉक्स Zero. प्रोडक्ट क्या होगा? 0। कारण समझाते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलेगा वो सी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा और 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 ही आता है। ठीक है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में था। इसकी एक कुछ प्रॉपर्टी और होती है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया कि मान लो 2 रो को अगर अपन इंटरचेंज करते थे, जैसे मान लो R1 R2 को इंटरचेंज, तो वैल्यू साइन के साथ चेंज होती थी, याद आ रहा है? डिटरमिनेंट में किसी भी 2 रो को अगर मैं इंटरचेंज करूं तो वैल्यू साइन के साथ चेंज होती है ना? जैसे मान लो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 Yes, आई थी, 2 रो को इंटरचेंज करके आप वैल्यू निकालोगे तो -5 आ जाएगी। अगर मान लो 2 बार इंटरचेंज करोगे तो वापस +5 बन जाएगी, है ना? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. तो एक और प्रॉपर्टी क्या है बॉक्स प्रोडक्ट की, कि बॉक्स प्रोडक्ट में अगर आप साइक्लिक चेंज करो, साइक्लिक मतलब जैसे मान लो इसको मैं साइकिल में बनाता हूँ, ए वेक्टर फिर बी वेक्टर और फिर सी वेक्टर। तो अगर आप साइक्लिक निकालो, बॉक्स ऑफ एबीसी निकालो या बॉक्स ऑफ बी सी ए निकालो या बॉक्स ऑफ सी ए बी निकालो, इन सब की वैल्यू इक्वली आएगी। क्लियर है? क्योंकि वो डिटरमिनेंट की वैल्यू सबकी क्या आएगी? सेम ही आएगी। मतलब अगर ऑर्डर सेम है, ए बी सी बी सी ए या सी ए बी, तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा? सेम आएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड के बॉक्स ऑफ एबीसी जो है उसको आप जैसे मतलब इसको आप चाहो तो ए क्रॉस बी डॉट सी लिखूं या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी लिखूं। मतलब अगर डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ एबीसी, ये भी क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ एबीसी। तो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो आप क्रॉस और डॉट को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, उससे आंसर क्या आएगा? दोनों का सेम आएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो ये 2 प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर एक बॉक्स ऑफ एबीसी निकालो, बीसीए निकालो या सीए भी निकालो, तीनों का आंसर सेम आएगा। डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो पहले क्रॉस लगाओ बाद में डॉट, या पहले डॉट बाद में क्रॉस, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, कोई भी स्टेप में। सर मुझे वो स्लाइड दोबारा देखनी है एक बार। कौन सी वाली? सर जो अभी दिखा रहे थे। ये वाली? यस सर। हाँ देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। बोलो, किसी को कोई डाउट है बच्चों? एनीवन? No, sir. ठीक है, देखो ये आपको यहाँ पे थ्योरी भी लिखी हुई है। ए डॉट बी क्रॉस सी और बॉक्स ऑफ एबीसी इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। और इसका वैल्यू निकालना डिटरमिनेंट से हम निकाल सकते हो, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो, है ना? क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
इसके अलावा जो डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी थी वही सेम है यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, एल एम एन को आप बॉक्स के क्या निकाल सकते हो बाहर। सम के ए प्लस बी है, सी और डी है, तो सम को आप ब्रेक कर सकते हो, ए को अलग कर सकते हो, बी को अलग कर सकते हो, सी डी ऐसा कैसा, क्लियर है। बॉक्स ऑफ एबीसी निकालो या बॉक्स ऑफ बीसी निकालो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मान लो किसी एक दो को आपस में इंटरचेंज कर दोगे, जैसे मान लो ऐसा कुछ है, किसी दो को इंटरचेंज कर दिया, मान लो बी और सी को इंटरचेंज कर दिया आपने, बाकी को कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ एक बार इंटरचेंज अगर किया तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा, है ना। अगर किसी रो को सिर्फ एक बार इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव टाइम्स हो जाती है, क्लियर है। सर एक बार वो सेकंड वाली दोबारा समझा दीजिए। सेकेंड वाले में कुछ नहीं, अगर मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी और डी दिया हो, तो उस प्लस के अबाउट ब्रेक कर सकते हो। जैसे आपको याद है मैट्रिसेस में वो किसी रो के अबाउट ब्रेक हो जाती है चीजें, यस सर। वैसे यहाँ पे मान लो बॉक्स प्रोडक्ट में 3 वेक्टर दिए हो, ए प्लस बी फिर सी और डी, तो आप ए प्लस बी के अबाउट बॉक्स को ब्रेक कर सकते हो, ए को अलग बी को अलग, सी डी एस एम टू, ओके सर। क्लियर है। यस सर। ओके, और कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, पहली प्रॉपर्टी। साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज सर करो, यादों में बैठ गए आज। क्या हो गया, किसी का माइक ऑन है, माइक का ध्यान रखा करो, या तो बोला मत करो। किसका माइक ऑन है, व्योम। सॉरी सर। ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टी लिख लो एक बार फटाफट। क्लियर है, यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ये भी अभी मैंने बता दिया, इफ 3 वेक्टर आर कोप्लेनर देन देयर बॉक्स प्रोडक्ट इज 0। और एबीसी में से मान लो कोई भी दो कोलिनियर हो जाए तो भी उसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, 0, है ना। अगर कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाते तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी दोनों लिख लो। लिख लिया, बोल लो। नो सर। यस सर। लिख लो लिख लो, ये याद रखना, बहुत बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं। ये डिलीट हो गया सिलेबस से, लेकिन ये चीजें बहुत काम आएगी, क्योंकि कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन इसको सॉल्व करने का ये तरीका सबसे आसान होता है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. एक बार शांति से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक बार अटेम्प्ट कर लो अपनी तरफ से, फिर मैं सिखाऊंगा। एक बार अटेम्प्ट हो जाएगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी, आराम से करो और फिर देखो क्या आंसर आ रहा है। कोशिश करो गिवन डेटा को प्रॉपरली उतारो, डायग्राम बनाओ, गिवन डेटा को ढंग से उतारो, और देखो जितना आपसे बन पा रहा उतना कोशिश करो। हाँ, गिवन डेटा उतारो कि क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, क्या पूछा गया है, और फिर सोचो कि क्या तरीका अपनाया जा सकता है, करो ट्राई।
हो गया अटेम्प्ट? कर रहे हैं सर। यस सर। आंसर आया किसी का? 10/3, 8/3, 7/3 या 3? करो करो। सर मेरे से इसका डायग्राम नहीं बन रहा। डायग्राम नहीं बना, पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, नहीं डायग्राम बन रहा था। आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया है वो फॉर्मूला अप्लाई करो। सर डी ऑप्शन आ रहा है। नहीं नहीं, वापस क्रॉस चेक। ये आ रहा है क्या? पता नहीं, देखना पड़ेगा। पता नहीं यस सर 3। ठीक है, देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, बस गिवन डेटा ढंग से उतारो और सॉल्व करो। ओ ओरिजिन है, पोजीशन वेक्टर पी का दिया हुआ है, ओपी वेक्टर एबीसी का भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एसी। तो ओपी का प्रोजेक्शन निकालना है ऐसे वेक्टर जो ए बी और एसी के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे आपको पहले परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना पड़ेगा। यस यस सर। सर। वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए बी एंड एसी। तो ए बी और एसी के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए बी क्रॉस ए सी। हाँ, बस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे क्या देता है? उनके परपेंडिकुलर वेक्टर ही तो देता है। यस सर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या आ जाएगा? ए बी क्रॉस ए सी, हाँ है ना? यस सर। तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने होंगे। तो ए बी क्रॉस ए सी करना, तो उसके लिए पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर निकालने का तरीका क्या सिखाया था? बी वेक्टर ओ बी माइनस ए माइनस ओ ए। वेक्टर। हाँ, ओ बी बी माइनस वेक्टर ओ या माइनस बी माइनस ए। अब ये ए ये बी, तो बी में से ए माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 माइनस ऑफ -2 आई कैप, 4 -1 जे कैप, -2 -3 के कैप। क्लियर है? तो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और ये कितना आएगा? प्लस के कैप। एक बार चेक करना, ये आ रहा था क्या? यस सर, यही आ यस रहा था। सर। ये भी यही आ वेक्टर रहा हो है गया। सर। ठीक है, वेरी गुड। अब एसी वेक्टर निकाल लो। एसी के लिए सी माइनस ए करना पड़ेगा। तो सी में से ए को माइनस करोगे तो -4 -2 -2 कितना हो जाएगा? -2 आई कैप, 2 -1 दैट इज जे कैप, और -1 और -3 2 के कैप। क्लियर है? यस सर। यस यस। सर। तो ए बी आ गया, ए सी आ गया। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए बी क्रॉस ए सी। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के ए बी वेक्टर कोफिशिएंट 4 3 1 ए सी के -2 1 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 6 6 -1 5 आई कैप, 6 + 2 सॉरी जे कैप में क्या आएगा? 8 + 2 10। चेक यस करना सर। एक बार। यस ओके, यस सर। क्या आ रहा है? 4 + 6 प्लस 10। 10 की कैप। 10 के गैप। वेरी गुड। तो ये आपका ए बी क्रॉस ए सी आ गया। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया? वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी। आप चाहो तो इसका आप या तो यूनिट वेक्टर लिखो या फिर इसको भी यूज कर सकते हो। अब ऐसा वेक्टर मिल गया जो ए बी और ए सी की क्या है? परपेंडिकुलर है। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब बस प्रोजेक्शन लेना है। क्या करना है? अब क्या करना है? प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन लेना है? प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन ओपी दिस ऑन वेक्टर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वेक्टर।
तो इस परपेंडिकुलर वेक्टर को नाम दीजिए, मान लो OQ। इस परपेंडिकुलर sir. वेक्टर को क्या नाम दे दिया? OQ वेक्टर मान लो। तो अब क्या करना है आपको? प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन परपेंडिकुलर दैट इज OQ वेक्टर। इनका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? OP dot OQ डॉट upon OQ अपॉन में OQ का mod of मैग्नीट्यूड OQ. मोड Very ऑफ OQ। OQ कहता है 5 minus 10 10, और OP क्या है? वो है ये रहा OP वेक्टर, और OQ वेक्टर अपना कितना है? 5 I कैप माइनस 10 J -10 कैप J Minus cap 10 plus J 10 cap K plus cap। 10 J Yes. cap. इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे A1 A2 है ना, प्लस B1 Yes, B2 sir. प्लस C1 C2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OQ दैट इज अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सर -5 आएगा। -5 आएगा, ठीक है, थैंक यू। ये कितना आ जाएगा? 50 - 5 45 अपॉन अंडर रूट ऑफ, यस सर। ये कितना आ रहा है? 15. 225. ओके, Yes, 45 sir. अपॉन 15 दैट इज 3। वेरी गुड। 3. अब देखो ये 2023 का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ चीज है क्या? फंडामेंटल पे था कि नहीं था? Yes, sir. यस सर। है ना, पहले तो आपने परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला, फिर प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस चैप्टर से। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लिया, अब इजी इजी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ सकता है, उसके लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन आपकी प्रॉपर होगी, तो आप कैसे भी करके 10-12 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे। क्लियर है? क्योंकि Yes, कोई ना sir. कोई पेपर से इजी क्वेश्चन यस सर। तो आना ही है, पूरा पेपर कभी भी टफ बनना ही नहीं सकते, उनका रूल ही नहीं है। आप उनको डेफिनेट प्रोपोर्शन रहता है कि आपको इतने कंपलसरी इजी क्वेश्चन डालने हैं, इतने क्वेश्चन मीडियम रखने और इतने क्वेश्चन हार्ड रखने हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा का पूरा पेपर टफ बना। आपको इजी क्वेश्चन छाटने की कला आनी चाहिए। अगर आप पेपर को देख के घबराओगे नहीं, पैनिक नहीं होंगे, तो आप जीत जाओगे। और आपने इजी क्वेश्चन अगर छाट लिए, वहां पे एकदम काम रखे कि हाँ यार मुझे तो इजी इजी क्वेश्चन करने, पहले 5-6 क्वेश्चन तीनों के इजी हो जाएंगे तो मैं सेफ जोन में आ जाऊंगा, फिर धीरे 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 मीडियम हार्ड की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक बार ये ट्राई कर लो। सर ऑप्शन ए आ रहा है। बताओ। हिंट भी देती इन्होंने, देखो नीचे। सर ऑप्शन सी 12। वेर आ रहा है? यस सर। अच्छा, हाँ करेक्ट है।
करो, कोशिश कर रहे हो कि नहीं? अगर देखो हिंट नहीं भी दे तो बिना हिंट के भी काम हो जाता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो करके दिखाता हूँ। जो क्या पूछा क्या था? बॉक्स ऑफ, देखो बॉक्स में हमेशा 3 वेक्टर होंगे। एक वेक्टर तो क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, एक वेक्टर पूरा ये एक ही सिंगल वेक्टर। दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और तीसरा वेक्टर क्या है, सी वेक्टर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इस बॉक्स प्रोडक्ट को ओपन करना है। आप अब देखो, आपको मान लो कोई हिंट नहीं भी दे तो भी आप बॉक्स को ओपन कैसे करोगे? कैसे ओपन करते बॉक्स को, बोलो? अरे बॉक्स प्रोडक्ट क्या 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 मतलब होता है? कैसे? बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दो का मतलब क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। दो का क्रॉस कि दो का क्रॉस और बीच एक एक का डॉट, कहीं पे भी एक क्रॉस लगाना है या Yes, फिर एक sir. डॉट लगाना है, हाँ, है ना? यस सर। यस सर। तो आप मान लो एक वेक्टर तो ये रहा, यहाँ पे चाहो तो क्रॉस लगा दो। इससे जो वेक्टर आएगा उसका सी के साथ क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। ये बात दिमाग में बैठ रही है? यस यस सर। सर। वेरी गुड। Yes, sir. अच्छा, थोड़ा गिवन डेटा भी उतार लेता हूँ, गिवन डेटा, ताकि गिवन डेटा को प्रॉपर्ली यूज कर सकूं। क्या है गिवन डेटा? गिवन डेटा हमेशा ढंग से उतारना है। तीनों का मैग्नीट्यूड पता है? यस सर। यस सर। और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होते तो क्या होता है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते तो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट जीरो डॉट होता है। प्रोडक्ट जीरो। जीरो। तो ए डॉट बी जीरो, बी डॉट सी जीरो, और सी डॉट ए जीरो। तो हमेशा गिवन डेटा से सारा इंटरप्रिटेशन पहले ही लिख लो, ताकि आपको ये दिमाग मेरे जब भी यूज होगा यूज कर लेंगे, हाँ, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो कैलकुलेट करने को बोला, तो एक एक करके करते, पहले बॉक्स का, पहले इस अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये एक एक करके मल्टीप्लाई करें। पहले क्या आएगा, ए क्रॉस बी, बोलो? यस सर। यस सर। ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते वही तो करो, ए क्रॉस बी, फिर ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, यस सर। यस ए का सर। ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। जीरो होगा। दो वेक्टर कोऑर्डिनेट होते तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, वैसे भी इन दोनों के बीच में एंगल पाई पाई है तो जीरो ही होगा। यस सर। यस सर। फिर बी का बी के साथ, अब फिर देखो ए का काम हो गया, अब बी को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? सबसे पहले ए को यस सर। मल्टीप्लाई किया है इस ब्रैकेट से, इससे और इससे, तो क्या आ गया, ये आ गया, ये दो टर्म आ गई। अब बी को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, तो वापस दो टर्म आएगी, हाँ, है ना? एक आएगा बी क्रॉस बी, यस सर। और एक आएगा बी क्रॉस माइनस ए। यस सर। फिर सी को मल्टीप्लाई कर देना, सी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए डॉट सी वेक्टर बाहर वाला। अब देखो इसमें तो बहुत सारी चीजें जीरो हो जाएगी, ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी तो जीरो हो जाएगा। आपके पास क्या क्या बच रहा है देखो ध्यान से, यहाँ बचेगा ए क्रॉस बी, ये जीरो, ये भी जीरो। यहाँ पे माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए को प्लस का ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। यस यस। सर। इस माइनस बी क्रॉस ए को मैंने प्लस का ए क्रॉस बी लिख दिया। यहाँ पे बचेगा सी क्रॉस बी माइनस ऑफ सी क्रॉस ए, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ। ठीक है, अब सुनना अच्छे से। यस सर। अब वापस से इन सबका डॉट प्रोडक्ट बाहर के साथ लेते हैं। अब देखो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट एबीसी, तो बॉक्स ऑफ एबीसी आ जाएगा। देखो ए क्रॉस बी डॉट सी, ये क्या बनेगा, बॉक्स ऑफ एबीसी, यस सर। है ना? वापस अगले का भी सेम बनेगा। अरे
उड़ रहा है क्या ऊपर से? अरे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या बनेगा? ए क्रॉस बी डॉट सी, उसको बॉक्स ऑफ एबीसी तो बोलते हैं। ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई Yes, करने sir. जानते हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो आंसर करो हाँ या ना, नहीं तो मेरे को लगा भाई समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। वापस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो वापस बॉक्स ऑफ एबीसी बनेगा, हाँ या ना? यस Yes, sir. जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे Yes, इसके साथ sir. तो बताओ क्या आएगा? दिस Zero. इंटू दिस, जीरो आएगा। सी Zero. क्रॉस बी डॉट सी, जीरो। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे वापस इसके साथ तो वापस जीरो आएगा। यस सर। Yes, sir. आपके पास क्या Yes, आएगा? sir. बॉक्स ऑफ एबीसी प्लस बॉक्स ऑफ एबीसी ट्वाइस ऑफ बॉक्स एबीसी, है ना? यस सर। तो बेसिकली Yes, sir. जो दिया हुआ था सिंप्लीफिकेशन के बाद ट्वाइस ऑफ बॉक्स एबीसी आया। अब बस बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू पता कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में। तो ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी, और बॉक्स ऑफ एबीसी को निकालने का तरीका क्या कर सकते हो? ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ए sir. क्रॉस बी करोगे तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। Yes, sir. Yes, sir. डॉट सी, तो देखो कितना आएगा? 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी One. साइन 90 क्या होता है? 1 इंटू एन कैप डॉट सी। अब एन कैप और सी वेक्टर में क्या एंगल होगा ये सोचो। ए बी सी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ तक कितना आ गया अपन? देखो यहाँ पे 0 डिग्री। बॉक्स ऑफ Zero. एबीसी यहाँ पे आ गया था अपना। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया कैसे? ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी कैसे लिखते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू एन कैप डॉट सी वेक्टर। अब लॉजिकली सोचो, देखो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, और सी वेक्टर भी इन तीनों के परपेंडिकुलर, हाँ है ना? Yes, sir. अब ए क्रॉस बी करूंगा तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ किसकी तरफ आएगा? ए से बी की तरफ फिंगर को रोटेट करो, बताओ थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है? एक ही तरफ. इधर ही तो आ रहा है, Upward. सी वेक्टर की Yes, sir. तरफ। सी वेक्टर की तरफ आ रहा है, तो सी और इसके बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दिस इंटू दिस, है ना? Yes, sir. कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक है, और यही बताया था कि अगर ए बी सी तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर है आपस में, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए Zero. मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू नहीं Sorry, मैग्नीट्यूड ऑफ sorry. बी, तीनों अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो वही आ रहा है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 12। देखो ये बॉक्स को Yes, sir. कैसे ओपन करना, कैसे इसके साथ डील करना वो सिखाया, और यहाँ पे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हुए और कुछ भी नहीं। इनिशियली जो आपका बॉक्स था 3 वेक्टर, उसमें किसी 2 के बीच में क्रॉस कर दिया, बच्चे के साथ डॉट कर दिया, फिर एक एक करके अपन ने सॉल्व किया। आई बात दिमाग में? यस Yes, सर। sir. solve करना एक बार और Yes, sir. और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये देखो, ये बॉक्स प्रोडक्ट के साथ थोड़े फंडामेंटल क्वेश्चन मैंने करा दिए, बस ये 2 चीज आप ध्यान रखना बॉक्स प्रोडक्ट में। ठीक है, ओके चलो ठीक है। हेडिंग डालो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हेडिंग डालो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक मिनट तब तक पेज ऐड कर देता हूं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें भी ज्यादा डिटेल नहीं समझनी है, सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन कैसे करते हैं वो सीखना है, और दूसरा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी। अगर वो याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं एटलीस्ट, लेकिन ये 2 चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था,
वैसी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब 3 वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई करो ताकि आंसर वेक्टर आ जाए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब 3 वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई करना ताकि आंसर भी क्या है, वेक्टर आए। तो उन्होंने बोला फिर तो एक ही तरीका, अगर मान लो आपने 2 का क्रॉस कर दिया, अब तीसरे के साथ डॉट नहीं ले सकते, डॉट लूंगा तो आंसर स्केलर आ जाएगा, तो तीसरे के साथ भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर Yes, क्या sir. आएगा, वेक्टर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, वेक्टर। चाहे तो ऐसे करो या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी करो, इनका आंसर क्या आएगा, वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग आंसर आएंगे, यहाँ पे सेम मत कर देना, क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो इस चीज को अपन बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसका आंसर क्या आएगा वो आपको याद रखना है। जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आंसर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, मतलब ए वेक्टर के क्वेश्चन बी वेक्टर के क्वेश्चन, तो वो बहुत आसान था। इसको भी याद रखने का तरीका, इसलिए फॉर्मूला याद रखना। देखो आपको ये वाला याद रखना है, ए वेक्टर बाहर हो मान लो, और ब्रैकेट में बचे हुए दोनों वेक्टर बाद में लिखे गए, तो इसका फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ। इसको याद रखने का तरीका क्या है वो आपको याद रखना है। अगर मान लो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे, तो आप क्या करना, इंटरचेंज कर देना, सी को आगे रख देना, इनको पीछे कर देना, आगे एक माइनस का साइन, वापस फॉर्मूला ही आपको याद यही रखना है, चाहे इसमें दे या इसमें दे, इसका फॉर्मूला याद करना है। अगर ये वाला क्वेश्चन दे तो उसको इसमें कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, अभी मैं सिखाऊंगा वो भी। लेकिन आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी। इसका फॉर्मूला क्या है, सुनना अच्छे से। पहला ए का दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, बी और सी में दूर कौन है, सी है, तो ए का दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, यहां पे कोई ना कोई ये स्केलर आएगा, टाइम्स बी वेक्टर, माइनस फिर ए का पास वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी, ये कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा स्केलर, टाइम्स सी वेक्टर, टाइम्स सी वेक्टर। तो ये आपका इसका डेरिवेशन है या फिर फॉर्मूला, फाइनल रिजल्ट कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने का तरीका क्या है, ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी वेक्टर। क्या याद रख लोगे, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अच्छा, वो बोलेंगे सर अगर मान लो ऐसा दे दे, ए क्रॉस बी ब्रैकेट पहले दे दे, वो ये सिंगल वेक्टर बाद में दे, तो क्या करें, तो पहले आप इसको इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। आपको पता अगर दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट में इंटरचेंज कर दो तो माइनस साइन आगे लगा देते हैं, ई को आगे लिख दिया, ए क्रॉस बी को पीछे लिख दिया। ये दो वेक्टर है ना, इसको मैं दो वेक्टर ट्रीट कर सकता हूँ, एक वेक्टर मान लो ये है, एक वेक्टर मान लो ये है, दो वेक्टर है मान लो। तो अगर मान लो ब्रैकेट पहले दे दिया, जैसे यहाँ पे फॉर्मूले में ब्रैकेट बाद में है, तो ब्रैकेट पहले, तो पहले ब्रैकेट को बाद में कर दो। कैसे कर सकते हो, आगे एक माइनस साइन लगा दो, है ना। यस सर। अब इसको ओपन करने का तरीका सिखा दो, सी क्रॉस ए क्रॉस बी को कैसे ओपन करो, इसी फॉर्मूले से बताओ क्या आएगा आंसर। ये फॉर्मूला माइनस सी वेक्टर बी वेक्टर Minus C dot B. माइनस तो बाहर रख दिया मैंने, माइनस को आप भूल जाओ, माइनस Yes, तो sir. बाहर C पड़ेगा, dot B. इसको आप ओपन करके देखो सी क्या आएगा, वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हाँ डॉट बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर Into A vector. फिर माइनस माइनस Minus सी वेक्टर डॉट ए C वेक्टर dot A. मल्टीप्लाई बी वेक्टर। इनटू बी वेक्टर। देख लो, रट लो अच्छे से, कर लिया याद, यस सर। ठीक है। देखो अगेन, ये तो पहली चीज जो आपको एकदम याद रखनी है कि कैसे ओपन करना है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। जैसे पिछली बार ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या देखा था कि बॉक्स ऑफ एबीसी अगर जीरो है मतलब तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर। कोई तीन वेक्टर में से कोई दो वेक्टर कोलिनियर है तो बॉक्स उनका जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब कि तीन वेक्टर का जब मैं ट्रिपल प्रोडक्ट करूंगा तो जो मुझे वेक्टर मिलेगा कोई ना कोई, वो वेक्टर कैसा होगा, मतलब वो वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, और तीनों वेक्टर से किस तरह से रिलेट होगा, ये मुझे बहुत समझना बहुत जरूरी है। समझना, देखो पिछली बार तो स्केलर आंसर आ रहा था, तो स्केलर से कोई मतलब नहीं, स्केलर जीरो कब होगा उससे मुझे मतलब था, तो वो स्केलर आंसर अगर जीरो मतलब तीनों वेक्टर कोप्लेनर। इस बार आउटपुट एक वेक्टर आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, है ना। Yes, sir. यस सर। अब ये वेक्टर इन तीनों से कैसे रिलेट होगा या फिर इन तीनों से इसकी क्या प्रॉपर्टी है वो मुझे समझना है बहुत अच्छे से, कि ये जो वेक्टर मुझे मिल रहा है इसका इन तीनों से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है, समझ पा रहे हो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं वो समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से
मान लो मुझे कोई वेक्टर मिल रहा है डी वेक्टर, उसका नाम मैंने डी वेक्टर दे दिया। अब ये जो डी वेक्टर होगा ये क्या होगा, कैसा होगा, ये एकदम आप याद कर लेना, समझाऊंगा भी इसे क्यों हो रहा है, लेकिन आप उसको याद तो जरूर कर लेना। ये जो डी वेक्टर होगा ना बच्चों, ये मेरा, अब देखो आपको ये चीज तो पता ही है कि दो वेक्टर का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, एक वेक्टर तो ए है, दूसरा वेक्टर मान लो बी क्रॉस सी है, दो वेक्टर का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो जो वेक्टर मिलता है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर होता है। Yes, sir. तो मैं तो ये Yes. बोल ही सकता हूँ इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड, और किससे परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। B cross C. बी क्रॉस सी के। C vector. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज पहले से सिखा रखी है क्या, कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे तो उससे जो वेक्टर मिलेगा वो उन दोनों से परपेंडिकुलर होगा, है ना। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो वेक्टर मिलेगा वो उन दोनों से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो वेक्टर है डी वो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है। अब देखो इसको विजुअलाइज करते हैं, बी क्रॉस सी से परपेंडिकुलर। अब देखो दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, तो मान लो मैंने बी और सी बना के देखता हूं एक बार। मान लो ये बी वेक्टर है और ये मान लो सी वेक्टर है, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं। ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो थोड़ा कलर से बनाता हूँ, सुनना बना, ए वेक्टर को कुछ और कलर दे देते हैं, डी वेक्टर को कुछ और कलर, ताकि आपको और विजुअलाइज होगा अच्छे से। ए वेक्टर मान लो रेड कलर का है और आपका जो आउटपुट आया हो डी वेक्टर वो मान लो ब्लू ऑरेंज कलर का, और बी और सी ब्लू कलर के। अच्छा, अब देखो बी क्रॉस सी करे तो बी क्रॉस सी करने पे कौन सा वेक्टर आएगा, वो वेक्टर कहाँ पे आएगा बताओ, बी क्रॉस सी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। बी क्रॉस सी से जो वेक्टर आएगा वो बी और सी के परपेंडिकुलर होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जो वेक्टर होगा ये मेरा होगा वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर, जो कि बी और सी दोनों से क्या है, परपेंडिकुलर है, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने क्या बताया कि मेरा जो डी वेक्टर है, मेरा जो डी वेक्टर है वो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है ना। Yes, बोलो। sir. यस सर। मतलब जो मेरा डी वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी वेक्टर तो ये रहा येलो कलर का, इससे परपेंडिकुलर वेक्टर कैसा होगा ये, है ना। यस सर। ठीक है, सुनना अच्छे Yes, से। sir. तो मेरा जो डी वेक्टर है वो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है, क्लियर है। अब देखो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री, तो मतलब अगर इसको मैं वेक्टर को नीचे खिसकाऊं, नीचे पैरेलली डिस्प्लेस करूं, तो कहीं ना कहीं वो इसी प्लेन में आ जाएगा, बी और सी के प्लेन में, Yes, sir. कहीं ना कहीं वो बी और सी के Yes, क्या आ जाएगा, sir. प्लेन में आ जाएगा। तो मतलब जो डी वेक्टर है वो बी और सी के क्या है, प्लेन में। मतलब यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये डी वेक्टर अगर बी और सी के परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, इसको मैं, तो ये बेसिकली डी वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ, is in the plane of P vector and C vector. D vector is in the plane of B vector and C vector. ठीक है, मैं एक बार वापस सिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से, एक बार अच्छे से सुनना। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, इससे मान लो मुझे जो आंसर आ रहा है कोई ना कोई वेक्टर आएगा, उसका नाम दीजिए डी वेक्टर। अब ये जो डी वेक्टर होगा ये कैसा होगा, ये होगा इट इज Perpendicular to टू ए एंड B cross C. एंड, हाँ बी क्रॉस सी, और उसको मैं डायरेक्ट अगर लिखूं जो पिछली बार मैंने बताया, एंड कोप्लेनर Coplanar to B cross with B and C. बी एंड सी। ये चीज आपको याद रखना है, अगर ये रट लिया तो काम हो जाएगा। मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर मुझे मिल रहा है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करने से मुझे जो वेक्टर मिल रहा है वो ब्रैकेट के बाहर वाले वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, और ब्रैकेट के दोनों अंदर वेक्टर के साथ कैसा है, कोप्लेनर। कोप्लेनर। ठीक है, और कैसे कोप्लेनर है ये भी मैंने बता दिया, क्यों, क्योंकि जो वेक्टर ट्रिपल करने से जो वेक्टर मिलता है, पहली बात तो अगर इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में कर रहा हूं तो दोनों से परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू ए एंड ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर, अब ए क्रॉस बी सॉरी बी क्रॉस सी वेक्टर कैसा है, बी और सी का वेक्टर ये रहा, ये बी क्रॉस सी वेक्टर है, तो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा 90 डिग्री पे। अब देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। आपको वो थ्योरम याद हो, अगर दो लाइन पैरेलल है और ये एंगल और ये एंगल सेम है, या फिर अगर ऐसे सोचो ये एंगल और ये एंगल सेम है, मतलब दोनों लाइन पैरेलल होगी, है ना। Yes, sir.
याद आ रहा है क्या बोलते थे इसको? करस्पॉन्डिंग एंगल, बचपन में था? Yes, sir. Yes, sir. कुछ तो याद होगा, हाँ या ना जवाब दो। अगर ये दोनों एंगल सेम है मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ पे भी देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, मतलब कहीं ना कहीं ये सब प्लेन में होंगे, Yes, sir. है ना? मतलब इसको, या फिर ऐसा सोचो इसको मैं अगर पैरेलली डिस्प्लेस करूंगा तो कहीं ना कहीं इसके प्लेन में लाई कर जाएगा, ठीक है? मतलब Yes, ये जो डी वेक्टर आ रहा है मेरा, ये बी और सी के क्या होगा? प्लेन में लाई करेगा। बी और सी के क्या लाई करेगा? प्लेन में। तो आपको ये फाइनल रिजल्ट याद रखना, बेसिकली मेरे लिए यही काम का है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर रहा हूं, उससे जो मुझे वेक्टर मिल रहा है वो वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर होगा और बी और सी के प्लेन में लाई करेगा, बी और सी के प्लेन में लाई करेगा। वापिस याद कर लो, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी से जो वेक्टर मिलेगा वो ए से परपेंडिकुलर होगा और बी और सी के प्लेन में लाई करेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सबके समझ में आ गया? इसको याद रख लो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन वो कैसे बनाएगा, वो आपको इनडायरेक्टली बोलेगा कि फाइंड अ वेक्टर which is perpendicular to a vector I cap plus j cap plus k cap and lying in the plane of b cross c, sorry, lying in the plane of vector b and vector c। तो बेसिकली वो क्या निकलवाना चाह रहा है? a क्रॉस b क्रॉस c, है ना? इससे आपको वेक्टर मिलेगा। फिर जो भी वेक्टर है, अब उसका मान लो डायरेक्शन पूछा तो उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना। कभी भी अगर मान लो कोई आंसर पूछा आपको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, तो जो भी आंसर आए उसको आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज गिवन है, find a vector which is perpendicular to this vector and lying in the plane of this and this, तो बेसिकली क्या करना है? a क्रॉस b क्रॉस c। क्लियर है? Yes, sir. जैसे यहाँ पे देखो, find a vector of magnitude 5 coplanar with this and this and perpendicular to this। तो इन दोनों के साथ कोप्लेनर, तो वो मेरा बी और सी वेक्टर हो गया, और जिसके साथ परपेंडिकुलर उसको ए वेक्टर बोल देंगे, है ना? Yes, sir. देखो, अ वेक्टर विच इज कोप्लेनर विद दिस एंड दिस, तो जिसके साथ कोप्लेनर उसको बी और सी नाम दे दिया, एंड परपेंडिकुलर टू दिस उसको ए वेक्टर नाम दे दिया। तो बेसिकली मुझसे क्या पूछ रहा है? ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। अब उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट रखना है, तो पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, है ना? तो यूनिट वेक्टर हो गया डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड कितना भी रखना उतना रख लो, मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ज्योमेट्रिकली a cross bracket b cross c is a vector which is perpendicular to a and lies in the plane of b and c, lies in the plane of b and c। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक आज के लिए काफी बता दिया मैंने। इसको जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करना अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे एक आधा क्वेश्चन, ज्यादा सिलेबस में नहीं, बस मेरे को ये 2 चीज आपको समझानी थी। क्या आप इन 2 चीज का बस दिमाग में रखना, इसके अलावा इसका ज्यादा यूज नहीं है। पहली चीज क्या, कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन कैसे करते हैं? ए डॉट दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट इनटू दिस, फिर पास वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस का। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। हाँ माधव, आपने क्या बोला? लिमिट और कंटिन्यूटी का वन शॉट। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी का वन शॉट में आपके स्टूडेंट रिसोर्स शीट, वो जो होमवर्क वाली शीट है वहीं पे अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। सर, हाँ बोलो, और किसको क्या डाउट? सर जो फॉर्मूला शीट है सर, आप वो एक बार सेंड कर सकते हो प्लीज? ठीक है ठीक है, एक काम करना, मुझे सिर्फ अभी जो चैप्टर की आपको रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला शीट वो भेज दो, ताकि मैं एटलीस्ट अभी उसका भेज दूंगा आपको। ठीक है? ओके सर। हाँ चलो ठीक है, ये जितना मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में 3D स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर।